हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और कई सारे श्रद्धालु लोग वहां पर जाने लगे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक और खबर आई। 8 तारीख की ये खबर है, जब पता चला कि अमरनाथ यात्रा के दौरान उस क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद कुछ लोगों को जानमाल का नुकसान भी उठाना पड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और हमारा फोकस रहेगा। टॉपिक क्या है? अमरनाथ जैसे स्थानों पर क्यों होती है बादल फटने की घटना। तो यहां पर अमरनाथ जैसे स्थानों का जिक्र इस संदर्भ में किया गया है, दरअसल धार्मिक संदर्भ ना होकर के, क्योंकि अमरनाथ का क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है और वो क्षेत्र अपने आप में हिमालयी रीजन का भाग है। इस हिसाब से अगर एक सवाल ये बनाया जाए कि हिमालयी क्षेत्रों में ही ऐसी घटनाएं अक्सर क्यों देखने को मिलती हैं, तो इसका जवाब आज हम यहां पर तलाशने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो खबर आई है उसको देखें। अमरनाथ यात्रा रिज्यूम्स आफ्टर हाल्ट ऑफ 2 days ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट ट्रेजेडी। ठीक, तो अभी कुछ समय पहले ही इस बार जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, लगभग 2 सालों तक वैसे ही ये बंद रही कोविड-19 की वजह से। ठीक, उसके बाद इसकी शुरुआत की गई, लेकिन बीच में एक और दुखद घटना सुनने को मिली और पता चला कि बादल फटने की घटना के कारण, ऐसी खबर आई कि बादल फटने की घटना के कारण ये स्थितियां बनी और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। यह जो विषय है, अगर हम जोड़ करके देखें अपने सिलेबस के अंतर्गत, तो मेंस के लेवल पर ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जुड़ सकता है। यानी कि भौगोलिक अवस्थितियों को यहां पर ध्यान में रखना होगा हमें कि कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थितियों की यहां पर बात की गई है, इस न्यूज में उनका जिक्र है। इसके अलावा यह जो विषय है अपने आप में आपदा प्रबंधन से भी जुड़ता है, यानी जीएस पेपर 3 मेंस के अंतर्गत। प्रीलिम्स में भी हो सकता है कोई फैक्ट बेस्ड सवाल बन जाए, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को समझना चाहें तो यहां पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि जल स्रोत हैं, हिम आवरण सहित जो भी एरियाज हैं, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या प्रभाव हो रहे हैं। इसके अलावा डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। ठीक, आगे बढ़े और एक बार डिस्कशन के पॉइंट्स को देखें। तो हालिया घटना क्या हुआ, इसमें क्या क्या बातें निकल करके आई। जो बादल फटने की घटना है, वह घटना किस तरह से होती है, उस घटना की क्या परिभाषा है कि हम उस स्थिति को बादल फटने की स्थिति मानते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति चल रही है, क्या उसका भी कुछ प्रभाव इस पर पड़ा है या फिर ऐसी स्थितियों पर पड़ रहा है, क्या परिणाम हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन के रूप में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता होगा। इसके अलावा एक प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत करें हम खबर से। तो खबर पर कुछ चर्चा हमने कर ही ली है। तो ऐसा देखा गया उस क्षेत्र में कि अत्यधिक स्थानीय बारिश के कारण बाढ़ आ गई। ठीक, और बाढ़ आ गई तो स्थितियां बेकाबू हो गई, कई सारे लोग उस बाढ़ में बह गए, कई सारे लोगों को नुकसान हुआ। जानकारी मिली है कि लगभग 16 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं और बादल फटने से आई बाढ़ की यहां पर संभावना जताई गई है। मतलब अभी वहां पर सर्वे चल रहे हैं कि स्थितियां कैसे बनी कि अब बादल फटा। हालांकि ये बात निश्चित तौर पर है कि बाढ़ आई है और बारिश बहुत जोर से हुई है, तो क्या उतनी बारिश को बादल फटने की घटना मान करके हम देख सकते हैं, इस बारे में अध्ययन अभी चल रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी अभी आई है। तो राहत बचाव का कार्य उसके बाद शुरू किया ही गया और कई सारे लोगों को बचाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। ये जो क्षेत्र है, कहां पर ये घटना घटी, चूंकि अमरनाथ के पास इस घटना की जानकारी दी गई है, तो अमरनाथ वाला जो क्षेत्र है अपने आप में कहां है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान स्थिति है वहां पर मौजूद है, लगभग श्रीनगर के नजदीक और लद्दाख और इसकी सीमा के पास मौजूद है। अमरनाथ जो तीर्थ यात्रा है, वहां पर श्रद्धालु कई सारे लोग जाते हैं और हर साल यह यात्रा होती है, लेकिन कोविड के बाद एक लंबे समय के बाद इसको 2 साल बाद लगभग शुरू किया गया था। तो एक क्षेत्र अगर हम यहां पर देखें, ये एरिया है जहां पर ये लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं घटित हुई हैं। अमरनाथ का जो तीर्थ स्थल है वो यहाँ पर है और यहाँ पे इस तरह से कई सारे रास्ते, यहाँ पर लगभग 2 रास्तों का हम जिक्र कर सकते हैं जो जाने के लिए हैं। एक है बालताल और दूसरा है पहलगाम। इन दोनों ही रास्तों से यहाँ जाया जा सकता है, तो इसके नजदीक ही ये पूरी घटना घटित हुई है। तो बादल फटने की घटना है जिस पर यहाँ पर बात की गई है। तो बादल फटने की घटना क्या होती है, इसकी परिभाषा को अगर हम समझें
तो बादल फट गया। तो बादल क्या लेकर के चलता है? बादल लेकर के चलता है बहुत सारी बारिश। ठीक, तो बादल फटना हम कब कहेंगे? अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ दिया जाए, यानी बादल में जो पानी था वो अचानक से फट गया। जैसे गुब्बारे में अगर बहुत सारा पानी मौजूद है और गुब्बारे में आप कोई पिन चुबा दें तो अचानक से ही गुब्बारा फट जाएगा और एक साथ बहुत सारा पानी एक ही जगह पर गिर जाएगा। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हम मान सकते हैं। तो कम अवधि में अत्यधिक मात्रा में बारिश होना, कभी कभी ओले भी गिर सकते हैं, गर्जना हो सकती है बादलों के अंतर्गत। ठीक, लेकिन अगर हम भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की परिभाषा देखें तो इन्होंने इसको परिभाषित किया है लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक की अप्रत्याशित वर्षा जब होगी उसे हम क्या कहेंगे? बादल फटना। फिर से एक बार समझिए, लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या उससे अधिक अप्रत्याशित, मतलब कि ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई उस समय, उस खास समय में, उसको कहते हैं बादल फट जाना। परिणाम स्वरूप बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने के अलावा भी कई अन्य स्थितियां बन सकती हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। अभी हम आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये स्थितियां जब आती हैं तो बनती कैसे हैं? बादल के फटने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक बार बादल के बनने की प्रक्रिया को भी समझना होगा, तभी हम ये बात समझ पाएंगे कि आखिर बादल फटने की स्थिति तक कैसे और कब पहुंचता है। हालांकि इस बार जो वैज्ञानिक हैं इस खास घटना को लेकर के उनका अनुमान है कि शायद ये बादल फटने की घटना ना हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक कम अवधि के दौरान बहुत ही कम समय के अंतर बहुत सारी वर्षा होना बादल फटने की घटना होती है। लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं कह सकते कि कम अवधि में अगर वर्षा हुई है, बहुत तेज हुई है, तो वो बादल फटने की ही घटना है। और इस बार की घटना को लेकर के वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बादल फटने की घटना ना हो, यानी कि बारिश की घटना हो सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मंदिर में उस खास तिथि पर लगभग शाम को 4:30 से 6:30 बजे के आसपास जो वर्षा हुई वो लगभग 31 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई थी। उससे कम है 100 मिलीमीटर से। तो ऐसा कहा गया कि परिभाषा के मुताबिक नहीं है। हालांकि कोई भी एक निश्चित कारण नहीं होता, कारण कई सारे हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं बादल बनने की प्रक्रिया की और वर्षा की प्रक्रिया की, तभी ये पूरा जो टॉपिक है हमें ठीक से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो भूमि का एरिया है या फिर समुद्र का एरिया है वो बहुत ज्यादा आसपास के पूरा क्षेत्र गर्म होने लगता है। और गर्म होने पर जो सतह की वायु है, सतह का क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और सतह की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। और सिंपल सी बात है कि अपने आसपास जो भी नमी मौजूद है या हम कहें वाष्प मौजूद है, जल वाष्प, उसको अपने साथ लेकर के ऊपर उठती है। ठीक, और जब यह ऊपर उठने लगती है तो अपने आप वायु का आयतन कम होने लगता है। जैसे जैसे वायु का आयतन कम होता है, वायु का तापमान कम होने लगता है, तो वायु अपने आप में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होने लगती है और उसके अंतर्गत मौजूद जो जलवाष्प की मात्रा है उसको धारण करने की क्षमता उसमें कम होती जाती है। और आगे चलकर धीरे धीरे यही जलवाष्प बादलों के रूप में परिवर्तित होती है और संघनन की प्रक्रिया के बाद, बादलों का निर्माण होने के बाद संघनन की प्रक्रिया और बारिश होती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है सामान्य स्थितियों के दौरान। लेकिन अभी एक चीज को हम और समझें कि गर्मियों का मौसम चल रहा है इस समय, जून जुलाई अगस्त के मौसम में। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सूर्य की और पृथ्वी की स्थितियां क्या बनती हैं। खासकर जब समर सॉल्स्टिस चल रहा हो तब पृथ्वी के हम कहें उत्तरी भूभाग में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तब यहां पर गर्म हवाएं ज्यादा चलती हैं। लेकिन इसी दौरान आप देख पाएंगे कि मैदानी भागों की तुलना में जो पहाड़ी भाग है वहां पर बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि जब मैदानी क्षेत्रों में अगर हम कहें या फिर उत्तर भारत की स्थितियों के दौरान जब हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है तो सिंपल सी बात है कि हवाएं केवल ऊपर ही नहीं उठती, पवनों के माध्यम से वे ठंडे दिशा की ओर भी जा सकती हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो हवाएं हैं ऊपर उठने के बाद हिमालय क्षेत्र की ओर जाने लगती हैं। और भारत में भी अगर आप हिमालय की स्थिति देखें तो हिमालय उत्तर भारत के अंतर्गत मौजूद है। तो ये गर्म हवाएं उठ करके जब उत्तर भारत की ओर जाती हैं तो यहां पर पहुंचने के बाद ये अपने आप इन पहाड़ों को भी गर्म करती हैं, घाटियों को भी गर्म करती हैं। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि जो पहाड़ है वो घाटियों की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा भी होता है, आप सभी ने पढ़ा है। इसके बाद इस प्रक्रिया के बाद जब आप देखेंगे तो पहाड़ों की स्थिति क्या होती है, कुछ ऐसी
यानी कि पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत पहाड़ों में जो वर्षा होती है, वर्षा आप जानते हैं संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर आप जाकर के एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिए, हो सकता है सवाल पर्वतीय वर्षा से ना उठा करके किसी और पैटर्न से उठा लिया जाए। अब जब हवा इधर से आगे बढ़ेगी तो ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ेगी, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस पहाड़ के आधे क्षेत्र में वर्षा होगी और आधा क्षेत्र जिसे आप आमतौर पर क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां पर बहुत ही कम या फिर न्यूनतम वर्षा होती है, पहाड़ का आधा भाग। तो भारत के अंतर्गत जो हिमालय है, हिमालय का वो भाग जो भारत की ओर है, वहां पर इस तरह की वर्षा होती है, ठीक। तो जब ये स्थितियां यहां जाती हैं तो पहाड़ी भाग में ऊपर जाने के दौरान ये वर्षा हो जाती है, बादलों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा अगर हम और देखें तो जब पवनें यहां की ओर चली और बादलों का निर्माण होना शुरू हुआ, तो बादलों का निर्माण कहां तक होगा, कुछ ऊंचाई तक बादल, क्योंकि पहाड़ तो वैसे भी बहुत ऊंचे हैं, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बादल हैं वो अपने आप में कौन से बादलों का निर्माण करते हैं, यहां पर बनाया जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, यानी हम कहें कपासी वर्षा मेघ। जो देखने में कुछ कुछ रुई जैसे होते हैं और वहां पर जब उनका निर्माण होता है तो पहाड़ों की भौगोलिक दशाएं अपने आप में ऐसी होती हैं जो इनको ऊपर की ओर उठाती जाती हैं, ठीक, यहां जोड़िए, ठीक, ऊपर की ओर उठाती जाती है। और अपने आप में जो संघनन की घटनाएं हैं, संघनन की घटना अपने आप में और डेंस होती चली जाती है, और डेंस होती चली जाती है, और जो बादल है अपने आप में स्थिर होता चला जाता है। अचानक से जब वहां पर स्थिति ऐसी बनती है कि संघनन अब पूरा हो चुका है और वायु के अंतर्गत वायु संतृप्त हो चुकी है और वायु के अंतर्गत अब जल को धारण करने की क्षमता मौजूद नहीं है, तो अचानक से उतने क्षेत्र में बादल फट जाता है। और यही घटना यहां पर हमें देखने को मिली अमरनाथ यात्रा के दौरान भी, ठीक। इसके अलावा इस पूरी घटना के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी इसमें जोड़ करके देखा गया है। ऐसा कहा गया है, कई अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में ही 2005 में ऐसी एक बार घटना हुई थी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, केदारनाथ में ऐसी घटना हो चुकी है। तो ऐसी घटनाओं की आवृत्ति हमें बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2021 में एक बात और कही थी कि वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाएगा, उसकी संभावना 40% है, ठीक। इसके अलावा 2021 और 2025 के बीच में कम से कम एक वर्ष ऐसा होगा जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक। और यह भी 5 सालों की ही अब उन्होंने बात कही थी, 2021 से 2025 के बीच में गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, जो कि 2016 में जो रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा गर्म वर्ष उससे भी ज्यादा होगी, ठीक। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है हिमालय क्षेत्रों में। तो ऐसा भी इसलिए है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में दशकीय तापमान वृद्धि वैश्विक तापमान वृद्धि की दर से ज्यादा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका भी प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को हमें मिल रहा है, जिस वजह से जैसे केदारनाथ में जो घटना हुई 2013 में, ऐसी घटनाओं के पीछे भी बादल फटने की एक वजह रिसर्च में सामने आई है। अपने आप में ग्लेशियर तो फटा ऐसा हो सकता है, लेकिन बादल फटने की भी घटना उससे जोड़ करके देखी जा रही है। परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमें देखने को मिला बाढ़ आई बहुत ज्यादा, हम कहें फ्लैश फ्लड का मतलब अचानक आई बाढ़ बहुत ज्यादा तेजी से कि लोगों को संभलने का मौका ना मिले। इसके अलावा लैंडस्लाइड हो सकते हैं, यानी कि भूस्खलन, जहां पर जो भूमि है अपने आप में कटाव हो जाता है, आसपास अगर कोई लोग मौजूद हो तो उससे जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मड फ्लो, उत्तराखंड के दौरान जब आपदा आई थी तो हमने देखा भी कि बहुत तेजी से जब डैम टूटा तो उसके बाद जो कीचड़ था अपने आप में बहुत तेज पानी के साथ मिल करके उसका प्रसार हुआ, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ। इसके अलावा लैंड केविंग, जब भूमि मौजूद है उसके अंतर्गत कटाव होता जाता है तो गुफाएं बन सकती हैं, यानी भूमि की जो स्थितियां हैं अपने आप में नीचे से कटाव हो रहा है, इससे लैंडस्लाइड की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं लैंड केविंग की वजह से। तो अपने आप में बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब सुझाव कुछ देने होंगे उत्तर के लिए, तो आपदा प्रबंधन के लिए कुछ बातों को अगर हम समझे तो जब बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं अपने आप में काफी अप्रत्याशित होती हैं और इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाना इतना आसान नहीं होता।
जैसा इस बार आईएमडी ने भी कहा। तो भारत में होने वाले बादल फटने की घटना पर इसीलिए सटीक संख्या में जो डेटा है वो भी मौजूद नहीं है कि किस वजह से ऐसा हुआ, केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, बहुत ज्यादा पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते। हालांकि अगर इस बारे में पता करना हो तो बहुत ज्यादा अत्याधुनिक रडार नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस मामले में जो आपदा प्रबंधन की स्थितियां हैं वो केवल सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती हैं या सरकार के द्वारा ही उन्हें संचालित किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में मौसम संबंधी स्थितियों की पहचान किया जाना आवश्यक है। जब कभी भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं इस बारे में पता होता है कि संभावना किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। जैसे इस बार अगर हम अमरनाथ की बात करें तो बादल फटने की घटना हुई। इसी घटना में को अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल भी लगभग इसी समय पर बादल फटने की घटना वहां हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से कि कोई भी श्रद्धालु वहां नहीं गया था क्योंकि यात्रा की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से किसी को भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां फिर से बनी, इसलिए ऐसी जगहों की पहचान की जा सकती है जहां पर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो वहां पर कुछ आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है ताकि लोगों को वहां पर जाने से रोका जा सके, जिससे लोगों की कम से कम जानमाल की क्षति हो। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां पर ढलान है, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो ढलान वाले क्षेत्रों की ओर ही बढ़ती है, तो ढलान वाले क्षेत्रों में जाने से उस समय के दौरान बचना चाहिए, खासकर तब जब वर्षा की स्थितियां बन रही हो या वर्षा काफी समय से हो रही हो या वर्षा होने वाली हो। ऐसी जब भी स्थितियां हो तो ऐसी जगहों से बचना अपने आप में उपयोगी हो सकता है। तो इस टॉपिक का कंक्लूड यही है कि इस पूरे टॉपिक को हमें किस हिसाब से देखना है और कैसे उसका एक सॉल्यूशन देना है। ठीक, सवाल क्या बना, सवाल देख लीजिए। बादल फटने की घटना क्या है, इसके कारणों पर विचार करते हुए कुछ हालिया उदाहरणों की चर्चा कीजिए। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। ज्योग्राफी का सवाल ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो जो लोग मेंस लिख रहे हैं उम्मीद है कि वो लोग इस उत्तर को लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।